हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर को एक क्विक रिवीजन मतलब शॉर्ट समरी पढ़ेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्या पड़ा? इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो गया था। तो हम लोग को याद करना था, तो याद करने में आसानी के लिए हम लोग क्लासिफाई करते हैं इसको। फिर आता है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पहला है डॉर्बिनियर्स ट्रायड। डॉर्बिनियर क्लासिफाई किए एलिमेंट को तीन एलिमेंट के ग्रुप में, जैसे कि और उसके बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता था वो उसके अगले और पिछले का एवरेज होता था डॉर्बिनियर ट्रायड में। फिर इसका लिमिटेशन था कि ये couldn't अरेंज ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट टाइम। उस समय के सारे एलिमेंट्स को ये अरेंज नहीं कर पाया था डॉर्बिनियर। फिर आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होता है फर्स्ट वन के। मतलब जैसे कि जो एक रो में 8th एलिमेंट है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट के बराबर आएगा एलिमेंट, उसका प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। और इसका लिमिटेशन है कि इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। एंड ही एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। और वो एक और काम किया था कि 2 एलिमेंट को एक ही स्लॉट में लिख दिया था। फिर आता है लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में कर्व प्लॉट किया, और उसका लिमिटेशन था कि वो इनसफिशिएंट था एज़ कम्पेयर टू मेंडलीव। उसी टाइम के मेंडलीव के कंपैरिजन में वो सफिशिएंट नहीं था। फिर आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एटॉमिक मास के। फिर आता है मोज़लेस पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू मोज़ले रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर का प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर का नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग 0 को नील लिखते हैं, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे नोमेनक्लेचर होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर विथ 115 का देख लेते हैं। तो ये 1 को हम लोग लिख देंगे यहाँ अन, UN। फिर एक और 1 है तो फिर से अन लिख देंगे, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। तो 1 को हम लोग लिख देंगे अन, फिर से अन, फिर 5 को पेंट, PENT। फिर लास्ट में IUM लगा दो, लास्ट में IUM लगा देंगे, IUM। तो ये बन गया अन पेंटेनियम। तो एक और देख लेते हैं हम लोग 108 का हो जाएगा अन नील, 8 का हो जाएगा ऑक्ट OCT। फिर लास्ट में IUM लगा देंगे IUM। तो ये बन जाएगा अननील ऑक्टेनियम। तो ऐसे ही नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 100। तो इस प्रकार नोमेनक्लेचर होता है। फिर आते हैं हम लोग आगे। तो इस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 से लेके 2 तक, और P ब्लॉक का है NS2 से लेके NP1 से 1 to 6, NS2 NP1 से लेके 6। और ग्रुप 15 को P निक्टोजेंस कहा जाता है, नाइट्रोजन फैमिली को। और ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली को।
फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट, ये एस और पी ब्लॉक के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। मतलब जैसे कि एस ब्लॉक और एलिमेंट अलॉन्ग विद पी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। फिर आता है n-1 को पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, n-2 को एंटी पेनल्टीमेट सेल अगर n आउटर मोस्ट सेल है तो। और आगे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि है n-1 डी 1 से लेके 10 एंड ns 1 से लेके 2। और एफ ब्लॉक का n-2 f 1 to 14 n-d 0 से 1 और ns 2। फिर आता है लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड उसे कहते हैं 4f सीरीज़ को कहते हैं और वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 58 से लेके 71 तक। तो 58 से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स आते हैं वो लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। एक्टिनॉइड्स 5f सीरीज़ को कहा जाता है और इसमें z होता है 90 से लेके 103, मतलब 90 से लेके 103 वाले एलिमेंट एक्टिनॉइड कहलाते हैं। फिर है मेथड ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। तो पीरियड इज इक्वल टू एन मैक्स, मतलब पीरियड एन मैक्स के बराबर हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है सबसेल रिसीविंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो शील्डिंग इफेक्ट वो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं। जैसे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन वो इसको रिपेल करते हैं। वही रिपल्शन को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा को कहते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट इस इफेक्ट को कहते हैं। फिर आगे स्लैटर्स रूल, और नहीं, पहले है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो मतलब चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो अट्रैक्ट होता है वही इफेक्टिव। फिर आगे स्लैटर्स रूल विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट। तो शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग एस और पी सबसेल्स का देख लेते हैं। एस और पी सबसेल के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट को ऐसे लिखना है, जैसे 1s, फिर 2s 2p एक ग्रुप में, फिर 3s 3p एक ग्रुप में, फिर 3d अलग ग्रुप में, फिर 4s 4p एंड सो ऑन, ऐसे लिख देना है। फिर है the electron present on the right side of group made by concerned electron have no contribution। जैसे कि अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कुछ ज़ीरो कंट्रीब्यूशन होगा। फिर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल हैव देयर कंट्रीब्यूशन 0.35 ईच। तो सेम शेल वाले का कंट्रीब्यूशन 0.35 होगा। जैसे कि अगर इसको कंसीडर करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 होगा। फिर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द n-1 शेल हैज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.85। तो n-1 शेल में ये सब आता है, तो इस सब का इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 0.85। फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-2 शेल हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ 1। तो अगर हम इसको कंसीडर किए थे तो n-2 सेल मतलब इन सब का और बाकी पीछे वाले मतलब सभी का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंट्रीब्यूशन 1 के बराबर। और डी एंड एफ सब सेल के लिए हम लोग पहला रूल तो सेम है कि इसको ऐसे लिखना है, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे लिखना है। फिर सेकंड है सेम ग्रुप में एलिमेंट्स को कंट्रीब्यूशन होगा 0.35, सेम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 और उसके पीछे सब का 1 हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इस वाले का इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं तो इसका एक बच जाएगा जिसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0.35
और बाकी सब पीछे का हो जाएगा 1 के बराबर। और अगर हम इसको कंसीडर करते हैं इस वाले को, तो इस वाले ग्रुप का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0, जैसे हाँ इस वाले का हो जाएगा 0.35 और पीछे का 1। और अगर हम लोग इस वाले को कंसीडर करते हैं तो इस ग्रुप का हो जाएगा 0.35 और बाकी पीछे का 1। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे है द फॉर DNF सबसेल, ये तो हो गया। फिर है आगे नोट, कंसीडर इलेक्ट्रॉन के ग्रुप कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन के ग्रुप से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना बिकॉज वो कंसीडर्ड है। हाँ, तो अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं क्योंकि वो कंसीडर्ड वाला था। फिर आगे आता है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। पहला है एटॉमिक रेडियस, साइज ऑफ एन आयन इज इक्वल टू बिगर देन द पेरेंट एटम। जैसे कि अगर Al2 प्लस है तो इसका साइज छोटा होगा एल्यूमिनियम के साइज से। ठीक है। फिर आगे है साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर देन पेरेंट एटम। तो इसका कैटायन वाला देखिए, और एनायन का जैसे Cl- का साइज है वो बिगर हो जाएगा Cl से। साइज ऑफ एनायन इज बिगर देन पेरेंट एटम। फिर आगे है फॉर S and P ब्लॉक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज इन डिक्रीजेस एटॉमिक रेडियस। फॉर S and P ब्लॉक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेस। तो अगर हम लोग S और P ब्लॉक में लेफ़्ट टू राइट मतलब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज़ होगा, इस डायरेक्शन में जाने पर रेडियस डिक्रीज़ होगा। फिर है फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेस। अगर हम नीचे जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर हम लोग नीचे या फिर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, वरना रेडियस घट जाएगा। फिर इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि पहला नोबेल गैस का रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, अपने पीरियड में नोबेल गैस का रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि नोबेल गैस तो सबसे लास्ट में इस तरफ आएगा तो लेफ़्ट टू राइट तो रेडियस डिक्रीज़ करता है, लेकिन नोबेल गैस का सबसे ज़्यादा मतलब इस वाले एलिमेंट से भी ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस। फिर अगला एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन कि BGALINTL ये एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है। अगर हम रूल के हिसाब से मतलब इस दोनों रूल के हिसाब से चलें कि लेफ़्ट टू राइट यहाँ से यहाँ जाने पर रेडियस डिक्रीज़ करेगा और यहाँ इंक्रीज़ करेगा, तो इस वाले रूल के हिसाब से जाएंगे तो हम लोग का ऑर्डर आएगा B, फिर AL, फिर GA, फिर IN, फिर TL ऐसा। लेकिन यहाँ पर ये मतलब असली वाले में ये गैलियम आगे आ जाता है एल्यूमिनियम से, और इंडियम और थैलियम का रेडियस लगभग बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे। फिर आता है तीसरा, ये डी ब्लॉक के लिए सिलिकॉन से लेके Mn तक रेडियस तो जैसे रूल का कहता है वैसा ही डिक्रीज़ करेगा, साइज डिक्रीजेस। फिर बीच में कांस्टेंट हो जाता है Fe से लेके निकल तक, फिर Cu से लेके Zn तक इंक्रीज़ करता है। फिर आगे है चौथा एक्सेप्शन इन ग्रुप डी ब्लॉक फॉर ग्रुप 4 से 12 ये आता है एटॉमिक रेडियस मतलब रेडियस का ऑर्डर 5D और 4D का इक्वल आता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है, और 4D का ज़्यादा आता है 3D से। ठीक है, फिर आता है हम लोग का एक और पॉइंट है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हाँ, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी आता है। ये कॉमन है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऑल आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेल्टा EGH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब इंक्रीज करेगा। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये चारों डिक्रीज करेगा। तो हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन देख लेते हैं। सेकेंड पीरियड में पहला एक्सेप्शन है कि सेकेंड पीरियड में ये ऑर्डर आता है। ऐसे तो एल के बाद बी आना चाहिए था, लेकिन ये बी थोड़ा पहले आ जाता है। तो यहाँ एक्सेप्शन यहाँ है बी और ON। और थर्ड पीरियड का भी ऐसा ही फॉलो होता है। फिर आता है दूसरा एक्सेप्शन, इसको हम लोग B2 गई से याद कर रख सकते हैं। जैसे थैलियम थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा ही अलग है। बेरियम के बाद आना चाहिए था एल्यूमिनियम का, लेकिन आता है Tl, फिर उसके बाद Ga, फिर एल्यूमिनियम यहाँ पर, फिर आयन सबसे लास्ट में। फिर तीसरा एक्सेप्शन है ग्रुप 14 का। यहाँ लास्ट में थोड़ा Pb और Sn का ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो जाता है। Sn Pb से कम मतलब Pb थोड़ा आगे आ जाता है Sn से। रीज़न इसका है पेनिट्रेशन। 1 मिनट, हाँ ठीक। फिर फोर्थ एक्सेप्शन है D ब्लॉक का। फ्रॉम 4th ग्रुप टू 12th ग्रुप ये आता है ऑर्डर 3D ग्रेटर देन 4D एंड 5D ग्रेटर देन 4D। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। फिर अगला आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डेल्टा EgH इज इक्वल टू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट डेल्टा EgH2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे यार, ये लिखा है कि डेल्टा EgH1 पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेल्टा EgH2 मतलब दूसरा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी मतलब है कि मॉड ऑफ डेल्टा EgH2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ डेल्टा EgH1। फिर आगे आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन। तो इसका एक्सेप्शन पहला है BeMgN नोबल गैस हैज़ वेरी लेस डेल्टा EgH। फिर दूसरा एक्सेप्शन है थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड। फिर तीसरा एक्सेप्शन है सिलिकॉन। हाँ, इस तीसरे एक्सेप्शन में ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है। जैसे ऑक्सीजन पहले यहाँ आता रूल के हिसाब से, लेकिन ऑक्सीजन एक्सेप्शन के हिसाब से सबसे लास्ट में चला जाता है। तो ऑर्डर बन जाता है SCTEO ग्रुप 16 का। फिर आता है चौथा एक्सेप्शन क्लोरीन। यहाँ भी फ्लोरीन उतना नहीं जाता है पीछे, बस क्लोरीन से थोड़ा पीछे हो जाता है। तो ऑर्डर आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर लास्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सेप्शन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन। तो इसमें भी थोड़ा बोरॉन सबसे लास्ट में चला जाता है। फिर आता है दूसरा एक्सेप्शन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, Sn, Pb, स्टेनम और प्लम्बम। इसमें भी थोड़ा एल्यूमिनियम गायब ही हो जा, ये कार्बन वाला है, तो यहाँ इस प्रकार का ऑर्डर फॉलो होता है। फिर आता है तीसरा वाला एक्सेप्शन, नहीं ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। फ्लोरीन का होता है 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3, कार्बन का 2.5, सल्फर का 2.5 और हाइड्रोजन का 2.1। फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, पॉलिंग स्केल। डेल्टा एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस इज इक्वल टू 0.102 इंटू अंडर रूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए।
into electronegativity of Bv। मोलिकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। फिर आता है नीचे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका फॉर्मूला है 16 डेल्टा एन प्लस 3.5 डेल्टा एन होल स्क्वायर। इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 2.1 देन आयनिक बॉन्ड होगा और आयनिक बॉन्ड 50% से मतलब आयनिक कैरेक्टर 50% से ज़्यादा होगा। फिर आता है अगर डेल्टा एन लेस देन 2.1 हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और आयनिक कैरेक्टर लेस देन 50% हो जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेल्टा एन 2.1 से ज़्यादा आया तो वो एसिडिक होगा और अगर डेल्टा एन 2.1 से लेस आया तो वो बेसिक होगा। एसिडिक या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिडिक कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड। फिर आता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, CuNO N2O को न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। फिर आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जिंक ZnBeAlGa HnPb, इन सब के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और Sb2O3 AS2O3 ये भी एम्फोटेरिक होते हैं और ये Cr2O3 3+ B2O5 5+ एम्फोटेरिक होते हैं। फिर आता है ये बेसिक, अगर चार्ज मेटल पर हो गया +1 से +3 तक है तो वो बेसिक होगा और अगर +4 है तो एम्फोटेरिक होगा और अगर +5 से लेकर +7 है तो एसिडिक होगा। इसमें यही दोनों एक्सेप्शन है कि ये दोनों एम्फोटेरिक हो जाता है। फिर नॉन मेटल है, नॉन मेटल के लिए न्यूट्रल CuNO N2O का नॉन मेटल का ऑक्साइड न्यूट्रल हो जाएगा और बाकी सब ऑक्साइड नॉन मेटल का एसिडिक हो जाएगा। इसी के साथ चैप्टर्स एंड होता है। थैंक यू।